नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ 11वें दिन के एक्सपीरियंस के लिए। आज मैं थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड बताऊँगी किस तरह से मैं इस फील्ड में आई। जब मैं दिल्ली आई, जी हाँ, 79 की बात है, तो यहाँ का जो भी पॉल्यूशन कहें तब तो इतना नहीं था जितना आज है। वो उसकी वजह से मैंने कभी पहले मुझे नहीं मालूम था अस्थमा क्या होता है। तो जो भी वजह रही, मुझे अस्थमा का अटैक होना शुरू हुआ और अस्थमा मेरे लिए एक ऐसी पीड़ा बन गया कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसकी जो दवाइयाँ जो इलाज है वो भी एक समय के बाद बढ़ते जाते हैं और उससे निजात नहीं मिलती। और तब मुझे आयुर्वेद से पहला जो फर्स्ट हैंड जो मेरा वो हुआ परिचय हुआ, तो आयुर्वेद मैंने उसी चीज़ के लिए आयुर्वेद फॉलो किया। और आयुर्वेद फॉलो करते करते मैंने नेचुरोपैथी सीखी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में सीख रही थी। नेचुरोपैथी सीखी, उसमें जो प्राणायाम है, योग है, खान पान है, सब पर काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलता है। और उसी योग के उसमें जो है मैंने शवासन, मुझे फेवरेट आसन लगा। तब मुझे नहीं मालूम था कि अस्थमा वालों को शवासन आराम देता है। पर शवासन करते हुए जब मैं अपनी सांसों पर ध्यान देती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सांस गहरी होती थी। जैसी जो पहले कभी अस्थमा में देखे बड़ी शैलो ब्रीदिंग होने लगती है और धीरे धीरे वो टफ होती जाती है। तो जब मैंने शवासन करना शुरू किया और मुझे समझ आया कि इससे बड़ा आराम मिल रहा है, उसके बाद मैं अपने योगा गुरु आयंगर जी से मेरा परिचय हुआ। उनके यहाँ मुझे और आसन बड़े ही टफ लगते थे, बहुत ही मुश्किल, और नहीं इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। प्राणायाम मुझे बहुत अच्छे से समझ आता था। फिर मैंने उनकी जितनी भी लिखी हुई किताबें हैं वो सारी किताबें पढ़ी और प्राणायाम मेरा फेवरेट वो रहा। उसमें जो मैंने चीज़ें सीखी, अब मुझे प्राणायाम करते करते बहुत साल हो गए, कह सकते हैं 10-15 साल। अब प्राणायाम करते करते जब मुझे 10-15 साल हो गए थे और अभी मैं उसको एंजॉय कर रही थी। देखिए, इसमें जर्नी खुद ब खुद होती है। तो मेरे दिमाग में, और मैंने शिव कश्मीर वाला जो शैविज़म है उसको पढ़ा, लक्ष्मण जू महाराज जी से मेरा परिचय हुआ और मैं समझा कि जो मुझे लगता था कि ठीक है मैं सांसों पर ध्यान दे रही हूँ, पर वो कौन है जो सांस पर ध्यान दे रहा है? इसका मतलब वो सांस का सोर्स है। ये मेरे अपना वो था, मतलब जो मैंने समझा था अपनी प्रैक्टिस से। कुछ ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है, मैं अपनी प्रैक्टिस से सीखती हूँ ज़्यादा। तो जब मैंने उस चीज़ को, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप में से कोई भी कहीं इस चीज़ से अपने आप को जोड़ सके तो मुझे अपने एक्सपीरियंस का एक वो मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, फॉलो कर सके। तो तब मुझे कश्मीर वाला जो शैविज़म है, लक्ष्मण जू महाराज से ये मालूम हुआ, और कि जो सांस के बीच का जो गैप है, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो सभी उसका सोर्स है। वही पता चला, वही शिव है। हाँ, जो सांस को लेता है, उसमें बहुत कुछ पढ़ा मैंने। अब जब ये चीज़, अब उसका भी मैंने बहुत दिन तक एंजॉय किया, तो मुझे फिर अंदर से लगा कि यार ये तो जो सांस के बीच का गैप है ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, यही शिव है। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, कन्फ्यूजन की स्थिति होती थी, भ्रम की स्थिति होती थी, तब मैं उसी जगह सरेंडर कर देती थी और उसी पर फोकस बना देती थी। सरेंडर मतलब मैं उसी पर ध्यान देती थी, क्योंकि मुझे लगता था
यही है जो मेरा ईश्वर का पहला प्रथम परिचय यही है। बड़ा सही हो जाता था चीज़ें, मैं भी एंजाइटी नहीं और चीज़ें भी ठीक ठाक निकल आती थी, हो जाती थी। अब इसी प्रोसेस में जब मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी रोल है ग्रहों का, कि मेरी केतु की महादशा थी और मैं एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, विमेंस, वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि लोगों का जो, मैं हर्ट बहुत जल्दी होती हूँ, तो पहले खुद को समझना, फिर लोगों को समझना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो मैं वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए गई। और वहाँ मैंने इंटर्नशिप शुरू करी। वहीं पर मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर एक हिप्नोथेरेपी का कोर्स भी होता है। मैंने वो कोर्स भी ज्वाइन कर लिया और मैंने उस कोर्स को अच्छे से, फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने कोर्स किया है, इसको मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, प्रैक्टिस तो करूं। फिर वहीं पर मैंने काम भी किया, तो वहाँ पर मैं उन लोगों से सबसे इंटरैक्ट करते करते मुझे मालूम हुआ ये तो मेरी। अब उसके बाद आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरा योग भी है, प्राणायाम भी है, कश्मीर का शैविज़म भी है, लक्ष्मण जी महाराज वाला, आयंगर भी हैं, और इसमें जो है हिप्नोथेरेपी भी है। और सबसे ऊपर अगर मैं कहूँ तो इसमें इसकी जो प्रेरणा है, प्रेरणा का जो सोर्स है वो मेरी माँ है। जी हाँ, इसके सबके पीछे मेरी माँ का हाथ है। तो अब मैं बात बताती हूँ आज का जो एक्सपीरियंस, जैसा मैंने, जिन लोगों ने मेरा कल तक के वीडियो देखे हैं और रेगुलरली देख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए मैं सोच रही थी कि जैसे कल मैंने बताया था कि पता नहीं कब तक क्या होने वाला है। हाँ, सोहम के साथ कर रही हूँ। तो अब अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो थोड़ा आगे है तो आप डे 1 से शुरू करें, और अगर डे 1 वाला भी समझ नहीं आता तो मेरा 21 दिन का एक और प्लेलिस्ट है, उससे शुरू करें। तो आप और बेहतर कर पाएंगे। तो मेरे मन में तो ये चल रहा था कि क्या है आगे पता नहीं, या ऐसे ही चलने वाला है। अब मैं आज सुबह 5 बजे उठी और उठने के बाद मैंने फ्रेश होने के बाद मैं 4:15 बजे शवासन में आ गई। अगर आप शवासन में, मेरा जैसा मैंने बताया, मेरा गद्दा रुई का है, पतला है, और मुझे इतना देर तक बैठने का अभ्यास भी नहीं है अभी। जैसे मैंने बताया, अस्थमा है तो इतना आसान तो नहीं है कि मेरी पीठ एकदम से स्ट्रांग हो गई हो। बेटर हो गई है, इम्प्रूव कर रही है, पर एकदम ऐसी नहीं है। तो मैं लेट गई। आप वज्रासन में बैठें, शवासन में बैठें, इस तरह से चेयर में बैठें, या सुखासन, पद्मासन, जो आपको समझ आता है, गद्दियाँ सपोर्ट लेकर, जैसे मर्जी, ठीक है। मैं तो लेट कर करती। तो शवासन में मैं लेट गई और मैंने सोहम का अभ्यास चालू किया। अपनी सांस पर ध्यान दिया, पहले खुद को एडजस्ट किया, और बीच बीच में भी मैं एडजस्ट करती रहती हूँ। तो मैंने जब एडजस्ट किया उसके बाद सांस भरी, सोहम सोहम सोहम। तो अब धीरे धीरे आप देखते हैं, मैंने देखा, पाया है, आप भी जब अभ्यास करेंगे कि वो सांस गहरी होती जाती है। सो मतलब बिल्कुल और ज़्यादा सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। अब उसी समय जब ये सब कर रही थी, आज मुझे एक ऑर्गेज्म की अनुभूति हुई। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आचार्य रजनीश जी ने लिखा है, संभोग से समाधि नाम की उनकी पुस्तक है। तो उसमें सबसे जो बेहतर जो चीज़ मुझे लगी थी कि अगर आप ऑर्गेज्म के समय भी आपके अंदर चैतन्यता रहती है, वो गोल है ना। संभोग से ऐसे ही समाधि नहीं मिल जाती। तो जब मैंने ऑर्गेज्म फील किया तो मैं चैतन्य थी कि ये मैंने फील किया, इसका मतलब मेरे जो मूलाधार चक्र है उसमें कुछ एक्टिविटी है, ठीक है। उसको मैंने समझा
एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैं जब सो करके जब सांस ले रही हूँ तो और सूक्ष्म होती जा रही है, हर बार और सूक्ष्म हो रही है, तो मुझे एक महसूस हुआ, जैसे दिमाग में आया कि एक आपने बैलून वालों को देखा होगा जो पतले पतले लंबे लंबे बैलून नहीं फुलाते, तो उनका जो बैलून होता है जो ओरिजिनल, वो बिल्कुल पतला सा होता है, उसमें वो हवा भरते हैं, है ना, फिर वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। ऐसे ही जब मैं सो के साथ सांस भर रही थी तो वो फूलना मतलब होता गया और फिर यहाँ तक आ गया, सो से भर गया। फिर जब मैंने हम की ध्वनि निकाली तो मुझे यहाँ से निकालनी थी, तो मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन, ये हिप्नोथेरेपी भी कह सकते हैं, हिप्नोसिस कह सकते हैं, पर मुझे जो आया वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो सभी चीज़ें इस्तेमाल करूँगी, आप भी जो आपकी विद्याएं हैं सारी इस्तेमाल करिए। तो यहाँ से जब बैलून को आप खोलते हैं तो कैसे हवा निकलती है, वैसे ठीक वैसे और नीचे तक हुआ। फिर मैंने पंप उसको करा। इससे मुझे ना बैलून वाले जो एक्सपीरियंस से क्या होता है कि वो ध्यान बहुत आसान हो गया, आपका किसी और चीज़ से भी हो सकता है। तो ये करते करते अच्छा, जब मैं सांस भरती हूँ तो भरते समय हो सकता है कि वो जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन जब मैं सांस यहाँ से छोड़ती हूँ तो वो बिल्कुल सीधा, जिस तरह आपने देखा होगा कि सांप कैसे करता है, जब वो खड़ा होता है तो ऐसा नहीं है कि जब वो खड़ा होता है तो वो सांस भर के खड़ा होगा, तानता है शरीर को, फिर लेकिन जब वो सांस छोड़ देता है तब उसका शरीर नहीं गिरता, उसने शरीर को, लेकिन वो फुफकार रहा है ऐसे। ठीक ऐसा ही पहले बैलून, फिर मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा ये क्या, ये मुझे सांप भी याद आ रहा है, बैलून भी याद आ रहा है, पहले बैलून आ रहा है फिर ऑर्गेज़्म। तो मुझे समझ आया कि ये शायद पक्का ये कहीं कुंडलिनी की शुरुआत है। तो अब मुझे मालूम है कि सांस भरते समय आप कहीं भी दाएं बाएं वो जो है हो सकता है, लेकिन अगर मैं बैलून का ध्यान करती हूँ, या अब मुझे एक बीज मिल गया है कि किस तरह से बैलून, सांप, कुछ भी, मैं सांस भरते भरते उस बैलून को मैं यहाँ तक, सांप को सीधा हो गया। फिर जब हम सांस छोड़ेंगे तो सांप सीधा ही है, लेकिन और सीधा हो जाता है सांस छोड़ते समय। हाँ, जो पिछली बार की जो वो चीज़ें थी वो आगे बढ़ती हैं। तो ये चीज़ मैंने खूब एंजॉय करी, और आज जैसा मैंने बताया 1 घंटा 45 मिनट का था, तो लास्ट के जो 1 घंटे 45 मिनट में से लास्ट के जो 20-25 मिनट, 30 मिनट होंगे मैक्सिमम, मैंने घड़ी नहीं देखी, वो ये था। तो जब मैं इसको एंजॉय कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, और शायद मैं आज सारा दिन उसी अनुभूति में ओत-प्रोत रह के एंजॉय करने वाली हूँ। ये करते हुए अचानक से टाइमर बज गया और टाइम हो गया। तो ये मेरा जो अनुभव है, आपको आपका क्या अनुभव होता है ना, ये करिए। मैं इसमें भी एक राज बताऊंगी कि ये मैं यहाँ तक जैसे ये जो डिसिप्लिन आया मेरी लाइफ में, वो कैसे आया, उसके पीछे एक ज्योतिष का कारण है। हाँ, मुझे पहले में डिसिप्लिन आया, लेकिन फिर मेरे साथ अक्सर क्या होता है, पहले वो एहसास आता है, उसके बाद मैं उसके बारे में उस विद्या को पढ़ती हूँ। उसी तरह हिप्नोथेरेपी, उसी तरह सब कुछ मेरी लाइफ में वैसे आया है। आपकी लाइफ में दूसरा तरीका हो सकता है। मेरी लाइफ में क्या होता है, पहले मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ, फिर बाहर से कोई सोर्स मिलता है जो बताता है कि ये ऐसे है, और मैं उसको फिर उसके बारे में आश्वस्त हो जाती हूँ, कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। तो ठीक इसी तरह से अगर आपको कुछ और अनुभव हुआ है वो भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप सोचते हैं आप इस तरह से अभ्यास करके अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं तो वो भी करिए और मुझे बताइए। अभी ये भी नहीं है कि कुंडलिनी जागृत मीन्स सब कुछ। अभी जब हम कुंडलिनी जो हमारी जागृत हुई है या होती है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। उससे हमारी बाकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर क्या इम्पैक्ट है। तो आगे फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी जुड़े रहिए और इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि ये जो गूढ़ विद्या है, जो आज जो लोग उन्हें करा बताया, लेकिन आज के संदर्भ में उसको हम उससे नहीं जुड़ पाते, मेरा ये प्रयास है। तो तब तक के लिए नमस्कार।